जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है पारिस्थितिकी। देखिए, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा समस्त जीवों के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जितने भी जीव हो जाएंगे पृथ्वी पर, जैसे मनुष्य हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, राइट, और सभी क्या हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, राइट। और भौतिक पर्यावरण, या हम कह सकते हैं कि जो भौतिक पर्यावरण के घटक हैं, जैसे जलवायु हो जाएगी, पेड़ पौधे हो जाएंगे, वन हो जाएंगी, नदियां हो जाएंगी, विभिन्न प्रकार की ऋतुएं हो जाएंगी। तो जीवों का भौतिक घटक जैसे तापमान के साथ में, आर्द्रता के साथ में, वायुमंडलीय वायु के साथ में क्या अंतर संबंध होता है। यदि तापमान में बढ़ोतरी होती है तो जीवों पर क्या असर पड़ता है, राइट। ऋतुओं में परिवर्तन होता है तो जीवों की क्रियाविधि में कैसे परिवर्तन आता है। यदि जलवायु में परिवर्तन होता है तो क्या जीव जंतु दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। साथ ही साथ जब दो सजीव किसी विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं तो क्या वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, राइट, जिसको हम खाद्य श्रृंखला के माध्यम से समझेंगे, राइट। जैसे खाद्य श्रृंखला है तो खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव के लिए पोषण के रूप में जो है महत्वपूर्ण होता है, राइट। और कई प्रकार के जीव होते हैं जो कि अपने आसपास के वातावरण या पर्यावरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। तो इन सभी अंतर संबंधों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, राइट। तो बिल्कुल सीधी सी बात हो जाएगी, इकोलॉजी क्या होती है, राइट। अगर उसको समझना हो तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, लिविंग्स तथा उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा सभी जीवों के मध्य जो पारस्परिक अंतर संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। कब किया था? 1869 में। ध्यान रखें कि इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं और ये शब्द जो है यूपीएससी में पूछा जा चुका है। हालांकि ये मैच द फॉलोइंग वाले ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया था, बट स्टेट लेवल पर जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, या जो इकोसिस्टम है उसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, इसके पिता कौन है। तो इससे संबंधित जो जितने भी फैक्चुअल जानकारी है वो हमको समझनी है। पारिस्थितिकी क्या होती है अभी मैंने बताया है, राइट। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवं उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा सभी जीवों, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मध्य जो अंतर संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। कब किया था? 1869 में। और वहीं पारिस्थितिकी पर सबसे पहले जो विधिवत अध्ययन किया था वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। इसीलिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को ही पारिस्थितिकी का या इकोलॉजी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। परंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है इसके आधुनिक पिता कौन माने गए हैं? ईपी ओडम माने गए हैं। तो पारिस्थितिकी के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और जो पारिस्थितिकी के या इकोलॉजी के आधुनिक पिता हैं वो कौन है? ईपी ओडम है। साथ ही साथ अगर हम देखें भारतीय, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये तो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा, राइट। हो सकता है कभी भी पूछा जाए। तो भारत में पारिस्थितिकी के जो पिता हैं या पारिस्थितिकी के भारतीय पिता, तो भारतीय पिता कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्र हैं, जिनका जीवन काल 1908 से लेकर 1998 तक रहा है। अब जो इकोलॉजी है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इकोसिस्टम होती है। और हम इकोसिस्टम को पढ़ने वाले हैं क्योंकि पारितंत्र ही पर्यावरण की या पारिस्थितिकी की क्या होती है? संरचनात्मक इकाई होती है और कार्यात्मक इकाई होती है। साथ ही साथ पारिस्थितिकी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या होती है? जैव मंडल होती है या बायोस्फीयर होती है, जहां पर जीव जंतु क्या करते हैं? निवास कर सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, राइट। पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? पारितंत्र या इकोसिस्टम। वहीं इकोलॉजी की जो सबसे बड़ी इकाई है उसको क्या कहते हैं? जैव मंडल या बायोस्फीयर
कहते हैं, राइट। तो ये दो शब्दों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो हमारी पृथ्वी पर क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। और उन ऑर्गेनिजम्स की संख्या यदि एक या एक से ज़्यादा है तो उससे ऑर्गेनिजम्स या जीवों की क्या बनती है, जनसंख्या बनती है। तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, जीव। तो हमारी पृथ्वी पर एक तो क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। जब जीवों की संख्या ज़्यादा हो तो उससे जीवों की क्या बनती है, जनसंख्या बनती है या पॉपुलेशन बनती है। जब किसी क्षेत्र विशेष में एक समान जीवों की कई संख्या होती है तो उसको ही क्या कहते हैं, जाति कहते हैं या स्पीसीज कहते हैं, राइट। जैसे हमने कहा कि जो है वर्तमान इस क्षेत्र में जो है गोल्डन वर्ड्स जाति पाई जाती है, राइट, या गौरैया की जाति पाई जाती है। तो सबसे छोटा क्या हुआ, जीव। फिर जीव के उसी जीव के एक दो सदस्य और हों तो उससे जीव की क्या बनती है, जनसंख्या। फिर जनसंख्या के बाद में अगर किसी विशेष क्षेत्र में जीव की जनसंख्या है तो उसको उसकी क्या कहेंगे, जाति। जाति के बाद में क्या आता है, समुदाय आता है, राइट। होता है जैसे एक समुदाय, तो एक समुदाय में कई प्रकार की जाति के लोग निवास कर सकते हैं। फिर जो अगर हम देखें तो हमारा जो पारिस्थितिकी है, राइट, यहां से अगर हम देखें तो जो पारिस्थितिकी है उसकी सबसे छोटी क्या हो जाएगी, इकोसिस्टम हो जाएगा। अर्थात इकोसिस्टम में कई समुदाय जातियां भी रहती हैं जो कि एक तरीके से एक दूसरे से क्या होती हैं, अंतर संबंध होती हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद में क्या बनता है, बायोम बनता है। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, जैव मंडल। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। जो पारितंत्र है या इकोसिस्टम है वो सबसे छोटी इकाई है, जैव मंडल सबसे बड़ी इकाई होती है। अब हम यहाँ पर समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, इकोसिस्टम है। और पारिस्थितिकी क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है, राइट। अब पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, तो जो इकोसिस्टम है वो इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित होती है, राइट। जैविक घटक क्या हो जाएंगे, तो जैविक घटक में हमने देखा था कि जैविक घटक में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, राइट। तो जैविक घटक में एक तो पेड़ पौधे हो जाएंगे, फिर जंतु या जानवर हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएगा, साथ ही साथ फिर उसमें भी जो उत्पादक हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे, अपघटक हो जाएंगे। साथ ही साथ जो अजैविक घटक है, राइट, अजैविक घटक में क्या हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा, राइट, आर्द्रता हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, वायुमंडलीय गैसें हो जाएंगी। तो जितने भी जैविक घटक हैं और अजैविक घटक हैं उन सब के जो अंतर संबंधों से निर्मित जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई का मतलब क्या है कि जो हमारी इकोलॉजी है या हमारा जो पर्यावरण है उसकी जो संरचना है, संरचनात्मक इकाई क्या होती है, इकोसिस्टम होता है। साथ ही साथ क्रियात्मक इकाई, या हम एक तरीके से कहें तो पर्यावरण में या पारिस्थितिकी में जीवों के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं या वो एक दूसरे से जो व्यवहार स्थापित करते हैं, इसी वजह से इसको क्या माना जाता है, क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो उसी इकाई को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। ये शब्दों में कंफ्यूज ना हो, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, या इसको क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो पारिस्थितिकी के, राइट, इकोलॉजी के, तो पारिस्थितिकी के या इकोलॉजी के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को ही पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। और जो इकोसिस्टम शब्द है या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है उसका प्रयोग सन 1935 में किसने किया था, एजी टॉन्सले ने किया था, राइट। रिवीजन के लिए और अंतर समझने के लिए इकोलॉजी शब्द, राइट, ध्यान से समझें, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। तो वहीं इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, राइट, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 में एजी टॉन्सले ने ही किया था। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं इसकी हम विशेषताओं को समझते हैं और इन्हीं विशेषताओं से आप इकोसिस्टम को और भी अच्छे से समझ में आएंगे।
राइट। सबसे पहली चीज क्या है कि जो इकोसिस्टम है वो है संरचित, राइट, संरचित एवं कैसा होता है, सुसंगठित होता है। अर्थात इकोसिस्टम में कई जैविक तत्व पाए जाते हैं, राइट, और वो अजैविक तत्वों से ही विभिन्न प्रकार की क्रिया करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। अर्थात उनके बीच में क्या होता है, अंतर संबंध होता है, राइट। साथ ही साथ यदि अजैविक घटकों में कोई परिवर्तन होता है तो उससे जैविक घटक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि तापमान में बढ़ोतरी होती है तो जीव निम्न तापमान वाले क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं, या फिर ऐसे क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं जहां पर उनके लिए पोषण की क्या हो, व्यवस्था हो, राइट। साथ ही साथ ये कैसा होता है, सुसंगठित होता है। सुसंगठित का मतलब ये है कि जो इकोसिस्टम होता है उस इकोसिस्टम में सभी एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, राइट। उदाहरण के लिए जैसे ये इकोसिस्टम हो जाएगा जिसमें ये क्या हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, घास हो जाएंगे, राइट। तो ये सभी एक दूसरे से क्या है, मिले जुले हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि यहाँ पर जो क्या है, कई जीव जंतु हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर इकोसिस्टम में जैसे हमने कहा कि जो वृक्ष है, अब वृक्षों का कार्य है, ये जो घास वनस्पति है इसका कार्य है पौधे जो है इसका कार्य है भोजन को बनाना, राइट। तो ये भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं जमीन से क्या करते हैं, पोषण को प्राप्त करते हैं, क्लियर। अब जब ये भोजन प्राप्त कर लेते हैं तो इस भोजन को जो है जीवों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। और प्रयोग करके जब ये पेड़ पत्तों की डालियां हैं या जो टहनियां हैं जब ये टूटती हैं तो अपघटक आकर इनको क्या कर देते हैं, बारीक कणों में या फिर उन्हीं पोषक तत्वों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इस तरीके से उन्हीं पोषक तत्वों का प्रयोग करके ये जो पेड़ पौधे हैं ये पुनः क्या करते हैं, ये पुनः अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, राइट। और इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। तो जो हमारा सूर्य है, सूर्य से जो भी ऊर्जा आती है, सूर्य की जो ऊर्जा है या सूर्य की जो ऊर्जा है उसके माध्यम से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं, जिनको उपभोक्ता क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। और अंत में जब उत्पादक या उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है तो जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर, राइट, और जो अपघटक होते हैं वो उनको फिर पोषक तत्वों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, राइट। इसी वजह से क्या होता है, सुसंगठित होता है। अब यदि इस इकोसिस्टम में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसमें निवास करने वाले जीवों का जो है, जीवों की उन्नति या वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो वर्तमान समय में जो वन क्षेत्र हैं उनमें जैसे अभी आपने देखा होगा, खबर सुनी होगी कि चीताओं को अफ्रीका से भारत में लाया गया है, राइट। क्योंकि अगर हम देखें तो कई ऐसे जीव जंतु हैं जिनके प्राकृतिक आवास क्या है, नष्ट हो चुके हैं, हैबिटेट, राइट। तो इकोलॉजिकल ऐसी कंडीशंस हो चुकी हैं कि वो प्राकृतिक रूप से किसी विशेष क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं, या तो उनका जो है निकेत क्या है, प्रभावित हो चुका है, या वह दशाएं बदल चुकी हैं, राइट। और इसी वजह से यदि इकोसिस्टम में कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसमें जो पाए जाने वाले जीव हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और धीरे धीरे जाकर वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने समझा है कि जो इकोसिस्टम है, राइट, इकोसिस्टम क्या होता है, संरचित होता है, साथ ही साथ ये सुसंगठित होता है। साथ ही साथ इकोसिस्टम में प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है, तंत्र होता है, जिससे जैविक जो जितनी भी जैविक गतिविधियां हैं वो संपन्न होती हैं। तो पारितंत्र जो है, पारितंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं। साथ ही साथ ये एक कैसा है, खुला तंत्र है, राइट। तो पारितंत्र या इकोसिस्टम एक खुला तंत्र होता है जिसमें पदार्थों का एवं ऊर्जा का सतत क्या होता है, निवेश होता है, साथ ही साथ बहिर्गमन होता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, सन है तो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा का सतत क्या होता है, निवेश होता है, राइट। और उस ऊर्जा से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। और फिर पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस संचित भोजन को, कार्बोहाइड्रेट, उस संचित भोजन को, स्टार्च या मंड को, राइट, या तो जंतु खाते हैं या कौन खाता है, मनुष्य खाता है, राइट। और फिर मनुष्य
उसी ऊर्जा का क्या करता है, उसी जो है पोषण के माध्यम से उनको क्या करते हैं, खाते हैं, जिससे मनुष्यों में वही ऊर्जा स्थानांतरित होती है और मनुष्य या जीव जंतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं और उन्हीं गतिविधियों की वजह से ही वही या उसी ऊर्जा का क्या होता है, बहिर्गमन होता है। राइट, या इसको मैं एक तरीके से और समझाना चाहूंगा कि जैसे हमने देखा है कि जो ध्रुवीय प्रदेश है, राइट, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनमें एक वसा की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो वसा की परत पाई जाती है ये शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती है। यही कारण है कि बहुत कम तापमान होने पर भी वो जीव क्या होते हैं, निवास करते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो कि मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वो अपनी गतिविधियों में ऊष्मा को क्या कर देते हैं, ऊष्मा को निकाल देते हैं, अर्थात बहिर्गमन हो जाता है। जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं वो उस जलवायु में बच सके इसलिए वह ऊष्मा को बचा के रखते हैं, अर्थात उनमें वसा की परत पाई जाती है। तो इस तरीके से अगर हम समझें तो जो इकोसिस्टम है वो एक खुला तंत्र होता है जिसमें पदार्थों का या ऊर्जा का सतत निवेश होता है तथा बहिर्गमन होता है। साथ ही साथ पारितंत्र में क्या होता है, जैविक अनुक्रमण होता है या बायोलॉजिकल क्या होता है, सक्सेशन होता है। अर्थात जो जितने भी जीव होते हैं वो प्रजनन के द्वारा अपने ही जैसे संतानों को जन्म देती हैं, जिससे किसी विशेष पर्यावरण में पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर सजीवों का विकास होता रहता है। राइट, और इस तरीके से एक जीव जंतु या किसी विशेष जीव जंतु का स्थान कोई दूसरा जीव ले लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, जैविक अनुक्रमण या बायोलॉजिकल सक्सेशन। तो पारितंत्र में, इकोसिस्टम में क्या होता है, जैविक अनुक्रमण या बायोलॉजिकल सक्सेशन होता है। साथ ही साथ पारितंत्र में उत्पादकता ऊर्जा की उपलब्धता पर क्या करती है, निर्भर करती है। यदि किसी विशेष क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, राइट, और उसकी प्राकृतिक दशाएं अच्छी हैं तो वहां पर उत्पादकता क्या होगी, ज्यादा होगी। साथ ही साथ जो पारितंत्र है उसका विकास क्या होता है, क्रमिक तरीके से होता है। तो किसी भी क्षेत्र में जीवों का या जीवों के विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना या इकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही क्रम से होता है। राइट, उदाहरण के लिए अगर कोई जाति किसी क्षेत्र विशेष से लुप्त होती है तो उसका भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही देर तक चलता है, और अगर कहीं पर इकोसिस्टम डेवलप होता है तो वह भी एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत ही होता है। क्लियर? अब यहां से ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये सभी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 1935 में एजी टॉन्सले ने ही जो इकोसिस्टम है उसका क्या किया था, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है जिसमें बायोलॉजिकल सक्सेशन होता है। राइट, पारितंत्र की जो उत्पादकता है, अगर सीधा ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि पारितंत्र की उत्पादकता किस पर निर्भर करती है, राइट, प्रकाश पर निर्भर करती है, जल पर निर्भर करती है, ऊर्जा पर निर्भर करती है या फिर पर्यावरण पर निर्भर करती है, तो सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, ऊर्जा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा पारितंत्र या इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। राइट, तो जो पारितंत्र है उसके कंपोनेंट्स दो होते हैं। राइट, अगर हम देखें तो पिछले लेक्चर में हमने पर्यावरण को समझा था, तो चाहे पर्यावरण की बात हो या फिर इकोलॉजी की बात हो या इकोसिस्टम, राइट, तो पर्यावरण या पारिस्थितिकी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इकोसिस्टम, और इसी इकोसिस्टम के क्या होते हैं, दो घटक होते हैं। अर्थात यही दो घटक किस में पाए जाते हैं, पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में या पर्यावरण में पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी। तो जो पारितंत्र है या इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, एक होते हैं जैविक घटक या बायोटिक घटक। अर्थात पारितंत्र के या इकोसिस्टम के ऐसे घटक जो कि सजीवों से मिलकर बने हुए होते हैं उनको ही जैविक या बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, और इकोलॉजी के या इकोसिस्टम के ऐसे कंपोनेंट जो कि अजैविक घटकों से मिलकर बने हुए होते हैं या फिर निर्जीव घटकों से मिलकर बने हुए होते हैं उनको ही अजैविक या अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। अब जो जैविक घटक होते हैं उसमें मुख्य रूप से तीन आते हैं। राइट, एक चीज और मैं बता दूं कि जो बायोलॉजी है यह जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में जब हम जीव जंतुओं का विभाजन पढ़ते हैं तो वहां पर विभाजन का प्रकार जो है अलग रहता है। राइट, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो
प्रकृति पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, राइट, समझना आप अच्छे से। तो प्रकृति में, हमारी प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको सबसे पहले किसने, अरस्तु ने, राइट। तो जीव, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको सबसे पहले अरस्तु ने विभाजित किया था, पादपों में और जानवरों में, अर्थात प्लांट्स में और किसमें, एनिमल्स के रूप में, राइट। उसके बाद में, राइट, उसके बाद में जो विटकर महोदय थे उन्होंने 5 जगत या 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किया था। तो विटकर ने सभी जीव जंतुओं को 5 जगत में विभाजित किया था, जिसमें क्या हो जाएगा, मोनेरा हो जाएगा, राइट, फिर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, राइट, उसके बाद में क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा, राइट, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जंतु या क्या हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, जिसमें मनुष्य भी आता है, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर वनस्पति या पौधे, राइट, पौधे जिसको क्या कहा जाता है, प्लांट कहा जाता है। तो ये जो वर्गीकरण है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, वनस्पति, पौधे, ये 5 जो जगत या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है या 5 जगत जो वर्गीकरण है, ये आधुनिक वर्गीकरण है किसका, सभी जीवधारियों का, और इसको हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, या जो टेक्सोनॉमी है या वर्गीकरण है उसमें ये 5 जगत क्लासिफिकेशन जो है उसको पढ़ा जाता है। यहाँ पर जो पर्यावरण के जितने भी जैविक घटक हैं, पर्यावरण के, पारिस्थितिकी के, या जो इकोलॉजी उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट इकोसिस्टम के जो जैविक घटक हैं उनको यहाँ पर, इससे आप जो है कंफ्यूजन ना होना, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि ये जो है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, और हम यहाँ पर एक तरीके से पर्यावरण में किसकी क्या भूमिका है, राइट, किसकी क्या भूमिका है उसके आधार पर ये 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। नहीं तो आप कहें कि सर जो जैविक घटक हैं अर्थात ये सजीव से मिलकर बने हुए, तो सजीव का वर्गीकरण तो जो है 5 जगत वर्गीकरण होता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि सजीवों का जो 5 जगत वर्गीकरण है वो एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है जिसको टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। यहाँ पर इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह में किस तरीके से किस जीव का क्या योगदान होता है उसके आधार पर इन 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, राइट। तो इकोसिस्टम में, क्लियर, इकोसिस्टम में, राइट, इकोसिस्टम में जो जैविक घटक हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, उसमें 3 चीजें आती हैं, एक उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा क्या हो जाएगा, अब घटक हो जाएगा। उत्पादक का मतलब क्या हुआ, हमारे प्रकृति में या इकोसिस्टम में ऐसे जीव जो कि अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, अर्थात जो ऊर्जा को पोषण के रूप में परिवर्तित करते हैं या ऊर्जा या पोषण को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। फिर जो उस पोषण का या ऊर्जा के रूप में, राइट, या उस पोषण को ऊर्जा के लिए उपभोग करते हैं उनको कंज्यूमर्स कहा जाता है। और तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपघटक हो जाएगा। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह में योगदान के आधार पर 3 प्रकार के या 3 घटक होते हैं। एक होते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर्स, दूसरा उपभोक्ता कंज्यूमर्स, तीसरा अपघटक जिनको डीकंपोजर्स कहा जाता है। जो उत्पादक होते हैं उसमें सभी प्रकाश संश्लेषी पादप आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उनको हेटेरोट्रोफ्स कहा जाता है। फिर दूसरे हो जाएंगे उपभोक्ता ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए या पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, राइट। इसमें भी सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो कि सीधे वनस्पति को खाते हैं, और इसमें ही क्या आते हैं, शाकाहारी आते हैं। कौन आते हैं, शाकाहारी आते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता, राइट, द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, राइट, उनको द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है, जिनको क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। फिर तीसरा हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ता जो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों को ही खाते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, सर्वहारी उपभोक्ता कहा जाता है, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। फिर तीसरा कौन हो जाएंगे, यहाँ पर अपघटक हो जाएंगे। अब देखिए, अपघटक हमारे इकोसिस्टम में अपघटक का ही उतना योगदान होता है, क्योंकि जो उत्पादक होते हैं वो उत्पादक मिट्टी से ही पोषक तत्वों की उपस्थिति में ही अपने भोजन को बना पाते हैं। क्योंकि अगर मिट्टी में
जो है पोषक तत्व नहीं होंगे, जैसे नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, तो यदि मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होंगे तो पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा, और पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो उपभोक्ता हैं उनके लिए पोषण प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जो अपघटक हैं, अपघटक उपभोक्ता या उत्पादक के जो भी मृत शरीर होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, तो उनको ही क्या कहा जाता है, अपघटक या डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी। ऐसे जीव जो मृत जंतुओं पर निवास करते हैं या सड़े गले पदार्थों से अपने पोषण प्राप्त करते हैं, राइट, जिनको क्या कहा जाता है, डेट्रीटिवोरस कहा जाता है। और एक होती है परपोषी, जो कि अपना पोषण के लिए या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों के भोजन से ही प्राप्त करते हैं, उनको परपोषी जीव कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे जैविक घटक। क्लियर। अब इन जैविक घटक को तो हम बहुत अच्छे से आगे जाकर पढ़ेंगे, राइट। यहां पर अजैविक घटक को समझना, अजैविक घटक क्या हुआ, राइट, या इनको हम कह सकते हैं नॉन लिविंग। तो इकोसिस्टम के ऐसे घटक जो कि निर्जीव होते हैं, राइट, तो इकोसिस्टम के निर्जीव घटक या इकोसिस्टम के ऐसे घटक जो कि निर्जीवों से मिलकर बने होते हैं या निर्जीव होते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, अजैविक या अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। और जो अजैविक घटक हैं उनको भी हम तीन तरीके से बांट सकते हैं, जैसे भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और क्या हो जाएगा, कार्बनिक घटक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा एमसीक्यूज बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम का भौतिक घटक है या नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक एमसीक्यूज बन सकता है कि निम्नलिखित में से, क्लियर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक घटक नहीं है। उदाहरण के लिए ऑप्शन 1 में आ गया तापमान, ऑप्शन बी में आ गया वायुदाब, ऑप्शन सी में हो गया बसा, ऑप्शन डी में हो गया यहाँ पर आर्द्रता, राइट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो बसा है वो किस में आएगा, कार्बनिक घटक में आएगा। तो अजैविक घटकों में सबसे पहला भौतिक घटक, भौतिक घटक में क्या हो जाएगा, तापमान, टेम्परेचर, फिर क्या हो जाएगा, प्रकाश, लाइट, तीसरा क्या हो जाएगा, वायु, फिर क्या हो जाएगा, वायुदाब हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर आर्द्रता, साथ ही साथ टोपोग्राफी या विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जिसमें पर्वत, पहाड़, मैदान आते हैं। फिर अकार्बनिक पदार्थ, अर्थात ऐसे अजैविक घटक जिनमें कार्बन का कंटेंट नहीं होता है उनको ही क्या कहते हैं, अकार्बनिक घटक कहते हैं। अकार्बनिक घटक में क्या हो जाएगा, जल, फिर वायुमंडलीय गैस, मृदा, खनिज एवं चट्टान। तो वहीं कार्बनिक घटक में क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। अब हम जो जितने भी जैविक घटक हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो जो जैविक घटक हैं, जैविक घटक में पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्पादक या प्रोड्यूसर्स, तो उनको समझते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, देखिए इकोसिस्टम के ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है या स्वयंपोषी जीव कहा जाता है, और उनको ही क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वयंपोषी या उत्पादक कहा जाता है। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे। दूसरे क्या होते हैं यहाँ पर, दूसरे हो जाएंगे यहाँ पर उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होते हैं, ऐसे जीव, राइट, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए या अपनी आहार आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर और विशेषकर उत्पादक पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको ही उपभोक्ता या क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। अब जो उपभोक्ता होते हैं वह भी फिर कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि ऐसे जीव जो आहार आवश्यकता के लिए, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, उपभोक्ता। और यदि ये उपभोक्ता उत्पादकों से, राइट, या उत्पादक जो पादप हैं उनसे ही आहार पूर्ति करते तो उनको ही क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, या सीधा क्या हो जाएगा, शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब क्या हुआ, शाकाहारी। ध्यान रखना यहाँ पर शाकाहारी से तो आप आसानी से एमसीक्यू बता देंगे, लेकिन एग्जाम में आपको किसकी डेफिनेशन याद रखनी, प्राथमिक उपभोक्ता की, राइट। तो देखिए ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादक पादकों से आहार पूर्ति करते हैं, अर्थात उत्पादक पौधों को या उन पौधों के
अंगों को ग्रहण करते हैं उनको ही प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहते हैं। फिर दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। देखिए, यदि एक जंतु दूसरे जंतु या वह पशु जो पेड़ों को या उसके उत्पाद को खाता है, तो यदि एक पशु किसी दूसरे पशु को और दूसरा पशु जो कि किसको खाता है, पेड़ों को या उसके भाग को खाता है या शाकाहारी को, तो द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं। देखिए, यदि एक पशु किसी दूसरे पशु को जो कि पेड़ों को या उसके भाग को खाता है उसको खाए तो उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, जिसको क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। राइट। उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, जो ग्रास है, राइट, ये ग्रास जो है ये क्या कहलाती है, उत्पादक कहलाती है। राइट। अब उत्पादक को किसने खाया, ग्रास होपर या टिड्डे ने, तो टिड्डा क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, और टिड्डे को किसने खा लिया, जो है पक्षी ने, तो पक्षी क्या कहलाएगा यहाँ पर, सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता। अब अगर हम मान लेते हैं कि इस ब्लू वर्ड को या सेकेंडरी उपभोक्ता को जब कोई तीसरा जंतु खा लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं, या ये क्या कहलाता है, तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। राइट। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना जो है ऑब्जेक्टिव के लिए, एपेक्स प्रेडेटर। तो देखिए, ऐसे उपभोक्ता जो कि सर्वहारी को या मांसाहारी को खाते हैं उनको ही क्या कहते हैं, प्रीडेटर्स कहा जाता है, और ये खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च पायदान पर होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। क्लियर। और जब घास, टिड्डा, ब्लूबर्ड, सांप, उल्लू, इन सब की मृत्यु हो जाएगी तो उनको जो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, उनको ही क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर कहा जाता है। फिर डिकम्पोजर जो है उनको किस में बदल देंगे, पोषक तत्वों में बदल देंगे। इन्हीं पोषक तत्वों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा, पादपों के द्वारा किया जाएगा, और ये चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। राइट। तो द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं, यदि एक पशु दूसरे पशु को खाता है तो उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं या मांसाहारी कहते हैं। राइट। फिर तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है, यदि एक पशु, राइट, तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है, यदि एक पशु दूसरे पशु, अर्थात यहाँ पर किसको, द्वितीयक उपभोक्ता को, तो यदि एक पशु दूसरे पशु या द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तृतीयक उपभोक्ता या सर्वाहारी कहा जाता है। देखो, ये परिभाषाएं देखने में समान है, लेकिन समझना कि जब एक पशु दूसरे पशु को जो कि क्या है, शाकाहारी है, तो उसको ही द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और जब एक पशु किसी दूसरे पशु को जो कि क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। और ऐसे पशु या ऐसे जंतु जो तृतीयक उपभोक्ता को कंज्यूम करते हैं उनको ही एपेक्स प्रीडेटर कहा जाता है। राइट। चलिए, अब उसके बाद में हमारा तीसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अपघटक या डिकम्पोजर। अब जो अपघटक है या वियोजक, तो देखिए, अपघटक या वियोजक की एक सीधी सी परिभाषा मैं बता दे रहा हूं, फिर ये मृतोपजीवी की जो है परिभाषा भी यही हो जाएगी। देखिए, अपघटक या वियोजक क्या होते हैं, सीधी सी मतलब है। तो देखिए, इकोसिस्टम के ऐसे जीव जो किसी भी जीव जंतु, मृत जीव जंतु, राइट, किसी भी जीव जंतु के ऊपर आश्रित होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है या वियोजक कहा जाता है। राइट। या फिर हम इसकी और अच्छे से परिभाषा में अगर आपको दूं तो इकोसिस्टम के ऐसे जीव जो अन्य जीवों को छोटे छोटे कणों में क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं या छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है या वियोजक कहा जाता है। और ये हमारे इकोसिस्टम के स्कैवेंजर कहलाते हैं, या हमारी जो इकोसिस्टम है उसके लिए सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। जैसे मान के चलिए, राइट, डेली कई पेड़ पौधे की जो टहनियाँ टूटते हैं, पत्ते टूटते हैं, कई जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। अगर पुनः वो मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलेगा। तो अपघटक या वियोजक क्या होता है, ऐसे जीव जंतु जो कि इकोसिस्टम में, राइट, ऐसे जीव जंतु जो कि इकोसिस्टम में अन्य पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं या फिर मिट्टी या पोषक तत्वों में तोड़ देते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, अपघटक या वियोजक कहते हैं। राइट। अब जो अपघटक और जो वियोजक है ये अधिकांशतः मृत जीवों पर निवास करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ऐसे जीव, देखिए, ऐसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मृत जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तथा
ये मृत जंतुओं को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, इसीलिए इनको अपघटक या वियोजक कहा जाता है। और चूंकि ये मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। समझ में आया? तो ऐसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को या सड़े गले या मृत जीवों को छोटे कणों में तोड़ देते हैं, उनको अपघटक या वियोजक कहा जाता है। चूंकि ये मृत जंतुओं को जब छोटे कणों में तोड़ते हैं, अर्थात उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी कहा जाता है, जैसे कवक और कुछ जीवाणु हो जाएंगे। अब एक होते हैं परजीवी। परजीवी की एक सीधी सी परिभाषा क्या होती है? देखिए, ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे देखिए, एक होते हैं मांसाहारी, अभी हमने समझा। तो मांसाहारी और यहाँ पर परजीवी में अंतर क्या होता है? देखिए, जो मांसाहारी होते हैं उस जीव को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, राइट। जैसे उदाहरण के लिए एक जो बाघ है, तो बाघ हिरन को क्या करेगा, हिरन का शिकार करेगा और उसको खा जाएगा। लेकिन जो परजीवी होते हैं ये शिकार ना करके उन जीवों के साथ में रहते हैं और उन जीवों का जो पोषण रहता है वो पोषण को क्या करते हैं, प्राप्त करते रहते हैं, राइट। तो ये अंतर होता है। तो परजीवी कैसे होते हैं? देखिए, ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं, उन जीवों को परजीवी कहा जाता है। जैसे अमरबेल है, मलेरिया परजीवी, या क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अर्थात ये किसी दूसरे जीव का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन जीवों के शरीर में ही या तो शरीर के बाहर या अंदर रहकर अपने आप को पोषण देते हैं, उनको परजीवी कहा जाता है। ये भी दो भागों में होते हैं। यदि शरीर के आंतरिक अंगों में है तो उनको अंतःपरजीवी, और शरीर के बाहर है तो बाह्यपरजीवी। बाह्यपरजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो कि अन्य जीवों के शरीर के बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, उनको बाह्य परजीवी कहा जाता है। जैसे मच्छर वातावरण में रहते हैं, वो हमारे स्किन पर जो है काटते हैं और खून को चूस लेते हैं, खटमल हो जाएगा या जूं, वही अंतःपरजीवी, राइट। ऐसे जीव जो जंतुओं के शरीर के अंदर रहकर पोषण को प्राप्त करते हैं, उनको ही अंतःपरजीवी कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा या कोरोना वायरस हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर में रहता है और वहाँ से पोषण प्राप्त करता है और इसके बदले में व्यक्तियों के या मनुष्य या जीवों के शरीर को बीमार कर देता है, राइट। चलिए, अब यहाँ से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, जिससे भी क्वेश्चन जो है, चाहे यूपीएससी हो या हमारे एमपीपीएससी में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एमपीपीएससी में पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और हम आज इसको और अच्छे से समझेंगे। अब जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के हम यहाँ पर समझ रहे हैं प्रकार। तो इकोसिस्टम के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, राइट। ऐसा इकोसिस्टम जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, वो है प्राकृतिक इकोसिस्टम कहलाएगा। ऐसा पारितंत्र जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, उसको मानव निर्मित क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पर मानव निर्मित पारितंत्र के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि इसको तो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, स्थलीय पारितंत्र को और जलीय पारितंत्र को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं किसको? मानव निर्मित पारितंत्र को। तो पारितंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा मानव निर्मित पारितंत्र। अब मानव निर्मित पारितंत्र को अगर हम समझें तो मानव निर्मित पारितंत्र क्या होता है? देखिए, ऐसा इकोसिस्टम, राइट, ऐसा इकोसिस्टम या ऐसा पारितंत्र जिसका निर्माण मनुष्य ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है, उसको ही मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। और उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा, या नगरीय क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम हो जाएगा। जो मानव निर्मित पारितंत्र है उसमें से भी कुछ ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो कि सौर ऊर्जा पर, राइट, सौर ऊर्जा पर क्या होते हैं? कम निर्भर होते हैं, राइट। और जो जीवाश्म, और कुछ ऐसे होते हैं जो जीवाश्म ईंधन पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे मानव निर्मित पारितंत्र जो कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भर होते हैं, उसमें एक क्या हो जाएगा? नगरीय इकोसिस्टम हो जाएगा, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक इकोसिस्टम हो जाएगा, जहां पर उद्योग होते हैं, नगर होते हैं, राइट, वो कि फॉसिल एनर्जी या जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वहीं
ऐसे इकोसिस्टम जो सौर ऊर्जा पर आधारित होते हैं, राइट, उसमें एक क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा, कृत्रिम तालाब हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, एक्वा कल्चर। क्लियर। अब जो स्थलीय परितंत्र है इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले चीज तो क्या है, स्थलीय परितंत्र का मतलब क्या हुआ, अभी हमने समझा था स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो ऐसा इकोसिस्टम जो कि स्थल भाग पर पाया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, स्थलीय परितंत्र कहते हैं, राइट। तो ऐसा परितंत्र, ऐसा इकोसिस्टम जो कि पृथ्वी के स्थल मंडल में या स्थल भाग पर पाया जाता है उसको स्थलीय परितंत्र कहते हैं, जिसमें एक तो क्या आता है, वन परितंत्र, राइट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फिर ग्रास इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो जाएगा, और फिर डेजर्ट या मरुस्थलीय क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम या परितंत्र हो जाएगा, जिसमें से सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर वन परितंत्र हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर हमारी पृथ्वी पर जहां जहां पर भी क्या है, वन क्षेत्र है, उनसे निर्मित जो इकोसिस्टम होता है उसको ही क्या कहते हैं, वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहा जाता है, राइट। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो जाएगा। लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उस पर हमको विचार करना है। तो सबसे पहली चीज हम कह सकते हैं कि स्थल खंड में जहां जहां पर भी वन क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर कौन सा इकोसिस्टम पाया जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो स्थल खंड में जहां पर वन पाए जाते हैं वहां पर वन परितंत्र या फॉरेस्ट इकोसिस्टम पाया जाता है। और चूंकि वन पूरी पृथ्वी पर मौजूद हैं और पृथ्वी पर मौजूदगी के आधार पर ही जो वन है उनको कई भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये हमारी क्या हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी, ठीक है। अब इस पृथ्वी पर ये वन क्षेत्र कहाँ पर मौजूद है, इसकी वजह से इनको जो है अलग अलग नाम दिए गए। उसका कारण है कि अगर ये पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर मौजूद है तो इनकी जो जलवायु है या इनको मिलने वाला जो तापमान है, प्रकाश है, वो अलग अलग होगा। इसीलिए इन वनों में अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, राइट। तो जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि ये हमारी क्या हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी। ये हमारी पृथ्वी का क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, या जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, राइट, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसको ही क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, राइट। विषुवत रेखा की क्या विशेषता है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में काटती है। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है दिन भर जो है लंबवत रहती है। इस वजह से यहाँ पर दिन भर प्रकाश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। और इसी की वजह से जब दिन में प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है तो जल का बाष्पन ज़्यादा होता है, और दिन में प्रकाश ज़्यादा होता है तो बाष्पन भी ज़्यादा होता है, और इसी वजह से शाम तक यहाँ पर संवहनीय वर्षा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो तापमान ज़्यादा होना चाहिए, परंतु संवहनीय वर्षा की वजह से तापमान उतना ज़्यादा नहीं होता है। फिर 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, 23 से 1/2 ऊपर, जिसको क्या कहते हैं हम यहाँ पर कर्क रेखा कहते हैं, राइट। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, राइट, उसको क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है, राइट। तो ये 23.5 ये क्या हो जाएगी यहाँ पर कर्क रेखा, ये रही कर्क रेखा। और यहाँ पर ये 23 से 1/2 ये कौन सी हो जाएगी, मकर रेखा हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर एक 66 से 1/2 आर्कटिक रेखा, 66 से 1/2 यहाँ पर अंटार्कटिक रेखा आती है, या जिसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, राइट। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की ये विषुवत रेखा हो जाएगी, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, और ये क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। अब क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, और सूर्य के प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, सीधी आती हैं। जैसे ये यहाँ से लगातार सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रहे हैं। अब जैसे देखो यहाँ तक समान है, लेकिन यहाँ आकर जब ये प्रकाश की किरणें पहुँचेंगी तो देखिए ये यहाँ पर जो प्रकाश की किरण होगी उसको इतना जो रास्ता है वो तय करना पड़ेगा, इतना इतना इतना,
और इसको भी यहाँ से जैसे मैं कहूँ तो ये इतना इतना चलना पड़ेगा। इस वजह से जो ध्रुव है, आप समझ रहे हैं, ध्रुवों तक प्रकाश की मात्रा जो है, ये ध्रुवों तक ये जो जब प्रकाश जाएगा ये इतना, तो ये इस प्रकाश की मात्रा वायुमंडल में क्या होती है, विलीन हो जाती है। इसकी वजह से ध्रुवों पर प्रकाश क्या होता है, कम पहुंचता है। इसीलिए यहाँ पर तापमान क्या होता है, कम होता है। और तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होना चाहिए, विषुवत रेखा पर। अब समझना, चूंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती रहती है, इसलिए विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा होना चाहिए, और वो होता भी है। जैसे ही दोपहर तक तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा हो जाता है, और तापमान ज़्यादा होने से बाष्पोत्सर्जन, राइट, या एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इसी की वजह से शाम तक यहाँ पर प्रत्येक दिन क्या होती है, बारिश हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर तापमान ना ज़्यादा ना होकर क्या रहता है, संतुलित अवस्था में रहता है, और यहाँ पर जो है जैव विविधता भी पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा की वजह से यहाँ पर तापमान ठीक ठाक बना रहता है। फिर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर चमकती हैं, राइट। तो चूंकि कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर एक विशेष स्थिति में सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, इसीलिए यहाँ पर जब तापमान ज़्यादा होता है, राइट, तो इसी वजह से कर्क रेखा और जो मकर रेखा है, इसके आसपास में जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं, राइट, उनको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर तापमान हमेशा क्या रहता है, उच्च रहता है, और यहाँ पर तो जो तापमान है वो कैसा रहता है, टेम्परेचर लो रहता है। इसीलिए जो वन है उनके क्या पाए जाते हैं, अलग अलग जो है वन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे उष्ण कटिबंध, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये पूरा क्यों समझाया। तो जो वन परितंत्र है, राइट, तो वन परितंत्र में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन, राइट। तो ऐसे वन जो कर्क रेखा या मकर रेखा के आसपास पाए जाते हैं उनको ही उष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान जो है यहाँ पर जो तापमान क्या होता है, उच्च रहता है। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के आसपास पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है। और जो उष्ण कटिबंध होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वन, वो विषुवत रेखा के आसपास सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर प्रत्येक दिन वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। इसकी वजह से ही जो सदाबहार वन है वो भूमध्य रेखा के आसपास सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में कुछ मात्रा में जो सदाबहार वन है वो उष्ण कटिबंधीय वनों में भी पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वनों में एक तो सदाबहार वन हो जाएंगे, अर्थात वर्ष भर जिनकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं, या एक साथ ये अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं। दूसरे क्या हो जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ऐसे वन जो पानी की कमी ना हो या पानी की कमी होने पर किसी एक विशेष ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनको ही पर्णपाती वन कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय कैसे हो जाएंगे, पर्णपाती वन हो जाएंगे, या इनको ही मानसूनी वन कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरे क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, राइट। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। दूसरे क्या हो जाएंगे, शीतोष्ण, राइट। शीतोष्ण अर्थात यहाँ पर जो पाए जाने वाले वन हैं 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश और 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश के नीचे जो वन पाए जाते हैं उनको ही शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये शीतोष्ण जो है कटिबंध हो जाएगा यहाँ पर, और ऐसे ही कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले वनों को शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। और यहाँ पर भी फिर वही शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जिनकी पत्तियां वर्ष भर, या जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो एक साथ पत्ते नहीं गिराते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि किसी विशेष मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं। ये फिर भी इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जहां पर एक मौसम में वर्षा होती है, और एक शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, भूमध्य सागरीय वन, राइट। तो ऐसे वन जो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं उनको ही क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय वन कहते हैं।
ध्यान रखना यहाँ पर विषुवत रेखीय वन नहीं है, ये कैसे है, भूमध्य सागरीय। दरअसल क्या है कि भूमध्य सागर या जो मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी के आसपास जो एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उनमें जो वन पाए जाते हैं उनको ही भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। फिर अगला क्या हो जाएगा, शंकुधारी वन या टैगा वन हो जाएंगे। तो देखिए जैसे जैसे हम पृथ्वी से निम्न अक्षांश या 0 डिग्री से हाई लेटिट्यूड, जैसे 66 से ऊपर 70 डिग्री हो जाएगा, 71, 72, राइट। तो जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, वहां पर तापमान में क्या होती है, कमी होती है। और तापमान में इतनी ज़्यादा कमी होती है कि वहां पर क्या होती है, जो है बर्फबारी होती है। अब आप समझिए कि जैसे मैंने कहा कि कोई एक ऐसा पेड़ है, ठीक है, चलिए अब तो सब इरीज हो गया बट आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई एक ऐसा पेड़ है, अब इस पेड़ में अगर यहाँ पर बर्फ लग जाएगी तो क्या ये पत्तियां सरवाइव कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। इसीलिए उच्च अक्षांशों पर इस तरीके से जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ताकि यहाँ से बर्फ जो है आसानी से निकल कर क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो उच्च अक्षांशों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं और उन्हें टैगा वन भी कहा जाता है, राइट। और यहाँ पर क्या होती हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे जो है वृक्ष पाए जाते हैं। फिर अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे वन जो कि 75 या 80 डिग्री लैटिट्यूड से और भी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, या ऐसे वन जो उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं, उनको टुंड्रा वन कहा जाता है। आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन हैं उनको टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा वन कहते हैं, और अल्पाइन टुंड्रा वन। तो जो टुंड्रा वन है वो 2 प्रकार के होते हैं, आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले टुंड्रा वन, और दूसरे क्या हो जाएंगे यहाँ पर अल्पाइन वन हो जाएंगे, जिसमें विशेष प्रकार की क्या होती है, वनस्पतियां आती हैं। तो इस तरीके से जो वन परितंत्र है या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसको हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर घास परितंत्र हो जाएगा। तो देखिए ऐसा टेरेस्ट्रियल या ऐसा स्थलीय इकोसिस्टम जिसमें वृक्षों की बजाय क्या पाई जाती हैं, या तो घास पाई जाती है या झाड़ियां पाई जाती हैं, राइट। उनको ही क्या कहा जाता है, घास परितंत्र कहा जाता है। अब एक बार जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था कि सर दुनिया में मैप में तो देखने पर ये जो घास परितंत्र हैं या घास के जो मैदान है वो दिखते ही नहीं है। तो दरअसल आप याद रखना, ये जो घास के मैदान है ना, ये वर्तमान समय में इनमें घास बची नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने क्या प्रारंभ कर दिए, कृषि, खेती, राइट। तो जहां पर जलवायु दशा है वहां पर इन्हीं मैदानों पर क्या होती है, खेती की जाती है। जैसे भारत में जहां पर खेती हो रही है वो घास के मैदानों में ही हो रही है। क्लियर? चलिए, तो घास पारितंत्र हो जाएंगे। तो घास पारितंत्र से तात्पर्य क्या हुआ, देखिए ऐसे स्थलीय पारितंत्र या ऐसा स्थलीय पारितंत्र जिसमें मुख्य रूप से घास पाई जाती है, उनको ही क्या कहते हैं, घास पारितंत्र या ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहा जाता है। घास पारितंत्र भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे ग्रासलैंड जो कि कर्क रेखा या मकर रेखा के आसपास पाए जाते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। और ऐसे घास के मैदान जो कि शीतोष्ण कटिबंधों के आसपास पाए जाते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को वर्तमान समय में वहाँ पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वहाँ पर मनुष्यों ने उस घास के मैदान को कृषि भूमि के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, वहाँ पर खेती होती है। इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनको विश्व के सबसे बड़े अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में जहां पर कृषि नहीं होती है वहां पर पशुपालन किया जाता है, इसीलिए ये प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्षेत्र भी है। अब परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो ग्रासलैंड्स हैं, इनके नाम। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि प्रेरी, पंपास डाउन्स, कैंटरबरी, पुस्ताज ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और लानोस, कैंपोस, सबाना ये कैसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। क्योंकि एमसीक्यूज में सीधा पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन ए में डाउन्स, फिर पुस्ताज, स्टेपी, और ऑप्शन डी में दे दिया लानोस। तो आपको फिर क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो पहला टाइप का जो एमसीक्यू
एमसीक्यूज है वो ऐसे पूछा जाएगा। दूसरे टाइप का एमसीक्यूज बन सकता है कि जो कैंटरबरी घास के मैदान है वो किस देश में पाए जाते हैं, राइट। तीसरे टाइप का एमसीक्यूज जो है पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो ये दिखने में एक स्लाइड है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा, इसलिए अच्छे से याद रखना। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो विश्व के प्रमुख अन्न भंडार है एवं दुग्ध उत्पादक क्षेत्र हैं। इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका या सम्मिलित रूप से इसको क्या कह सकते हैं, अमेरिका भी कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के जो 3 प्रमुख देश हैं, राइट, उनमें कनाडा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, राइट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं प्रेरी, या आप उनको संयुक्त राज्य अमेरिका भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या संयुक्त राज्य अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको प्रेरी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको पंपास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको डाउन्स। न्यूजीलैंड में इन्हीं को क्या कहा जाता है, कैंटरबरी। तो 4 नाम तो बिल्कुल याद ही हो गए। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, तो दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। हंगरी में क्या कहा जाता है, यूरोप में इनको क्या कहा जाता है, पुस्ताज, हंगरी। तो हंगरी जो देश है उसमें इनको पुस्ताज कहा जाता है, राइट। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, अभी मैंने बताया। फिर स्टेपी, तो देखिए यूक्रेन और दक्षिण पश्चिमी रूस, राइट। और ये वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में ये कहा जाता है कि गेहूं की शॉर्टेजेस आने वाली है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से जो यूरोप को वीट की जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो जो यूरोप में यूक्रेन और जो दक्षिण पश्चिमी रूप है ये स्टेपी है, और स्टेपी में ही प्रमुख रूप से क्या उगाई जाती है, गेहूं उगाई जाती है। तो यूक्रेन या दक्षिण पश्चिमी रूप में जो स्टेपी ग्रासलैंड है उनमें ही गेहूं का उत्पादन किया जाता है, और उसी भूमि पर इस समय पे युद्ध चल रहा है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की डिमांड बढ़ रही है। बाकी फिर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में इनको क्या कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है, राइट। अब उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, ऐसे घास के मैदान जो कि उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। ये छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, विस्तीर्ण घास के मैदान होते हैं। तो इसमें घास जो पाई जाती है वो छोटी होती है, और ये जो घास के मैदान है ये लंबे क्षेत्र में पाए जाते हैं, साथ ही साथ इनमें सघन घास पाई जाती है, राइट। उदाहरण के लिए कैंपोस, तो ब्राजील में जो घास के मैदान है उनको कैंपोस, कोलंबिया में लानोस, वेनेजुएला में क्या कहा जाता है, लानोस कहा जाता है, राइट। तो यहां पर ये विशेष रूप से याद रखें कि दक्षिण अमेरिका में विशेष रूप से जो अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है, तो अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, राइट, इनको कहा जाता है पंपास। तो दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। तो वहीं जो वेनेजुएला है, ब्राजील है, राइट, जो कि उष्ण कटिबंधों में है, राइट, वहां पर जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है, ब्राजील में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको कैंपोस, कोलंबिया और वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। तो वहीं जो मध्य एवं पूर्वी अफ्रीका है उसमें उनको क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, मरुस्थलीय पारितंत्र, राइट। ये अब हम दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय पारितंत्र। मरुस्थलों का सबसे पहली चीज तो निर्माण कैसा होता है, देखिए ऐसे क्षेत्र, राइट, देखिए ऐसे क्षेत्र जहां पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, राइट, उन क्षेत्रों को मरुस्थलीय भूमि के रूप में जाना जाता है, राइट। तो कुल मिलाकर ऐसे क्षेत्र विशेष जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पर मरुस्थल क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं, या निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों को ही मरुस्थलीय पारितंत्र के रूप में जाना जाता है, जहां पर वनस्पति बहुत कम होती है। अब चूंकि मरुस्थल ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत कम होता है, इसी वजह से यहाँ पर विशेष प्रकार की जो है वनस्पति उगती है।
राइट। और ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक क्या हो जाएगा शीत मरुस्थल और दूसरा क्या हो जाएगा उष्ण मरुस्थल हो जाएगा, राइट। अब शीत मरुस्थल क्या है, शीत मरुस्थल ऐसे मरुस्थल है जहां पर वनस्पति बहुत कम होती है, राइट, परंतु इसमें रेत नहीं पाई जाती या रेगिस्तान नहीं पाए जाते। तो शीत मरुस्थल में पहला हो जाएगा गोबी मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, तकलामकान। तो तकलामकान, गोबी और ग्रेट बेसिन ये कैसे शीत मरुस्थल है। वहीं ऐसे मरुस्थल जहां पर पानी बहुत कम होता है और पानी बहुत कम होता है, साथ ही साथ जहां पर रेत विकसित हो जाती है, रेगिस्तान पाया जाता है, उनको क्या कहते हैं उष्ण मरुस्थल। तो उष्ण मरुस्थल में कई ऐसे मरुस्थल हैं जहां पर रेत पाई जाती है, जैसे थार, राइट, जिसमें थार का रेगिस्तान बहुत प्रसिद्ध है, राइट। सहारा मरुस्थल हो जाएगा, ध्यान रखना रेगिस्तान जो है मरुस्थल, जब मरुस्थल में क्या पाई जाती है रेत पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं रेगिस्तान कहते हैं। लेकिन मरुस्थल में भूमि भी पाई जाती है परंतु उसमें वनस्पति क्या होती है कम होती है। तो शीत मरुस्थल में गोबी, ग्रेट बेसिन और तकला मकान। वहीं उष्ण मरुस्थल में हो जाएगा सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा, अरब मरुस्थल हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा, सेनोरन मरुस्थल हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा थार मरुस्थल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे मरुस्थलीय पारितंत्र हो जाएंगे। अब इसके साथ ही अब हमारे सिलेबस में जो है हमने यहाँ पर जो स्थलीय पारितंत्र है उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो प्राकृतिक पारितंत्र में स्थलीय या टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जो जलीय पारितंत्र है इसको भी हमको अच्छे से समझना है, राइट। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो इसके साथ ही अब जो अगला लेक्चर है, राइट, अगले लेक्चर में हम जलीय पारितंत्र को या जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।